हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हरीश शर्मा की तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। एंड इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ रेस्पिरेशन क्लास 10 के लिए। और आशा है कि पिछले जो हमने न्यूट्रिशन से रिलेटेड 5-6 लेक्चर किए वो आपने नोट कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनको पहले नोट कीजिए। लेट्स डू स्टार्ट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? सबसे पहली बात समझने की बात है। देखिए, एक्चुअल में जो फूड हम खाते हैं उस फूड के डाइजेशन के बाद वो फूड आपको पता है कहाँ पहुँच जाता है। ब्लड उसको लेके टिश्यूज और टिश्यूज से वो सेल में पहुँचता है। सेल में जाने के बाद उस फूड की ऑक्सीडेशन होती है और उससे एनर्जी रिलीज होती है। ये प्रोसेस रेस्पिरेशन है। यानी फूड से, डाइजेस्टेड फूड से सेल में एनर्जी रिलीज होना, दिस इज रेस्पिरेशन। डाइजेस्टेड फूड से सेल के अंदर एनर्जी रिलीज होना, उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में गैसेस एक्सचेंज भी होता है, क्योंकि आप देखिए ऑक्सीजन इनहेल होगी तभी वो फूड का ऑक्सीडेशन करेगी। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ breakdown of organic food, means glucose, inside living cell to produce energy is known as respiration. लिविंग सेल में फूड की ऑक्सीडेशन यानी फूड का ब्रेकडाउन जिससे एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। इट ऑल्सो इन्वॉल्व exchange of gases from outer environment. बिकॉज ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, इस करके हम इसमें ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है, तो गैसेस एक्सचेंज भी चाहिए। तो व्हाट इज रेस्पिरेशन? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मीन्स ग्लूकोज, या आप यूं कह सकते हैं डाइजेस्टेड फूड इनसाइड लिविंग सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन। लिविंग सेल में फूड की ऑक्सीडेशन या फूड का ब्रेकडाउन एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए होना, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इट इन्वॉल्व ऑल्सो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसमें गैसेस एक्सचेंज भी होता है। वो जो एनर्जी रेस्पिरेशन से रिलीज होती है दैट इज यूज्ड इन द लिविंग सेल टू कैरी आउट वेरियस फंक्शंस दैट कीप द सेल अलाइव। वही ऑर्गेनिज्म को अलाइव रखती है, उसी से सारे फंक्शन होते हैं। रेस्पिरेशन हैज 2 मेजर स्टेप्स। Involve 2 major steps. One is breathing, सांस का लेना, and another is cellular respiration.
ये 2 स्टेप्स होते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाट इज ब्रीदिंग। देखिए, दिस इज ब्रीदिंग मीन्स इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ऑफ द गैसेस, सांस का अंदर लेना और सांस का छोड़ना। द प्रोसेस ऑफ, देखिए सांस जब हम अंदर लेते हैं छोड़ते हैं तो बेसिकली करते क्या है, हम गैस को एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, यही है मेनली। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस with outer environment आउटर एनवायरनमेंट में गैसेज एक्सचेंज को हम क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग। तो इसमें क्या लेते हैं हम, इन विच ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब एंड कार्बन डाइऑक्साइड is released to outer environment. ऑक्सीजन को अंदर एब्जॉर्व कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, ये ब्रीदिंग है। मतलब वो प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद आउटर एनवायरनमेंट, के आउटर एनवायरनमेंट के साथ गैसेज को एक्सचेंज करना। कैसे एक्सचेंज करते हैं, इन विच ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, उसमें ऑक्सीजन हम क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज टू आउटर एनवायरनमेंट, और हम जब सांस छोड़ते हैं तो आउटर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम गैसेज एक्सचेंज करते हैं और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग। इसके बाद आता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहीं पे मैं इसको वो कर देता हूं, रब। cellular respiration the process of oxidation of digested food, हम ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं ग्लूकोज, टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि जिसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, इज नोन एज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर डाइजेस्टेड फूड का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। मतलब कि डाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, हमने डाइजेशन में सीख लिया है, वी हैव लर्न कि ग्लूकोज में मेनली कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो ग्लूकोज सेल्स में आता है तो वहां पे आके ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एनर्जी रिलीज करता है। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है हम बाहर निकाल देते हैं, एनर्जी बॉडी में यूज हो जाती है। रेस्पिरेशन इज बेसिकली 2 टाइप। टू टाइप्स हम आगे करेंगे इसको। एरोबिक रेस्पिरेशन
and another is anaerobic respiration. एरोबिक जो एयर की प्रेजेंस में हो, एनाएरोबिक जहां एयर की लिमिटेड सप्लाई हो और नो सप्लाई। हम आगे फर्दर जब ये टॉपिक करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन तब इसको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ कम ऑन द पॉइंट कि वी आर डूइंग रेस्पिरेशन। सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है जहां पे होता है रेस्पिरेशन। तो बच्चों सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आते हैं और उसको एक्सप्लेन करेंगे, फिर जाके हम इसको ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करेंगे। बिकॉज हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वो सिस्टम कौन सा है सेलुलर रेस्पिरेशन जहां पे होती है, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। बच्चों ये आपके सामने जो बना रखा है दिस इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही डायग्राम है मेनली। रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स। वन इज रेस्पिरेटरी ट्रैक। दो कौन से पार्ट में डिवाइड होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम? एक रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड सेकंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन। दैट इज लंग्स। तो एक तो ये यहां नॉस्ट्रिल से लेके और यहां तक हमारे ब्रोंकियोल्स तक यानी कि ट्रैकिया के एंड तक, ये तो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है एंड बेसिकली लंग्स ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। इसको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक दैट इंक्लूड वेरियस सब ऑर्गन्स जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। वन इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। सबसे पहले जो है ये हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, यहाँ से ये फिर नेसल कैविटी है, उसके बाद फेरिंक्स है, फेरिंक्स के बाद जो है लैरिंक्स आ जाता है और लैरिंक्स के बाद ट्रैकिया आ जाता है। ये सारा का सारा जो है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है। वन बाय वन सबसे पहले क्या है? नॉस्ट्रिल। देखिए बच्चों, आप जो आपको बताया जा रहा है जो उसको आप नोट कर लीजिए। आप यहां पे कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज डिवाइडेड, मतलब सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी फॉर रेस्पिरेशन, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। द सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी विच cause respiration or which is involved in respiration, that is respiratory system. It consists of two major parts. You will write it consists of two major parts. Number one, respiratory tract. Number two, respiratory organ. And now the respiratory tract have following part जिनको हमने explain करना है one by one. Nostril, nostril के बाद nasal cavity. नोस्ट्रिल में आप एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहिएगा सबसे पहले, जिनको नेयर्स भी बोलते हैं, आप इसको कहिए एक्सटर्नल। नेसल कैविटी, फिर इंटरनल नोस्ट्रिल, देन फेरिंक्स, after pharynx there is larynx, then trachea. These are the major subparts of the respiratory tract. Now nostril, external nostril means nares, जो बाहर से the outer opening of the nostril, that is external nostril. There are two outer opening. आप सबको पता है कि दो nostrils होती हैं जो बाहर खुलती हैं, and other end of this nostril that is, आपको पता है ये कहाँ से कनेक्ट होता है? It opens into the nasal chamber, यानी nasal cavity के अंदर ओपन होता है।
इट ओपन्स इनटू द नेसल चैम्बर और नेसल कैविटी। अब व्हाट इज नेसल कैविटी? नोस्ट्रिल में आप क्या कहेंगे? देर आर द टू ओपनिंग्स विच ओपन आउटसाइड एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर exchange of gases from outer environment. What will you write? There is a pair of two opening holes which are called external nostril, के दो होल हैं जिसको external nostril बोलते हैं, and they involve in exchange of gases from outer environment. ये किसके साथ किस में इन्वॉल्व है? फंक्शन क्या है? They involve in exchange of gases from outer environment and they opens into the नेसल कैविटी और आपका ये नेसल चैम्बर, ये नेसल चैम्बर में खुलती हैं सीधा। अब नेसल कैविटी में या नेसल चैम्बर के अंदर क्या है? देखिए, देयर इज पेयर ऑफ नेसल चैम्बर या कैविटी, उसमें जो है नेसल चैम्बर भी वन पेयर है, दोनों ईच में खुलते हैं। एंड द इंटरनल वॉल ऑफ दिस नेसल चैम्बर, दैट इज इंटरनल वॉल ऑफ नेसल चैम्बर इज कवर्ड विद म्यूकस, म्यूकस के साथ कवर्ड होती है, विच कीप द नेसल कैविटी मोइस्ट, मोइस्ट रखता है। एंड व्हेन वी ब्रीद इन, जब हम क्या करते हैं? ब्रीद इन करते हैं। व्हेन वी ब्रीद इन, देन द एयर विच एंटर इन द एयर विच एंटर इनटू द नेसल कैविटी और नेसल चैम्बर, दैट consist of dust particles and the maybe microorganism, they stick with the mucus and air is cleaned. The air which we inhale, that consists of dust and maybe microorganism. This dust and microorganism that stick with the mucus and the air become clean. And the mucus kills the germs or microorganism, वो उनको kill कर देती है। Also inside the nasal cavity, air get warmed. Air जो है क्या हो जाती है? वार्म हो जाती है, मीन्स कंडीशनड हो जाती है अकॉर्डिंग टू द बॉडी टेम्परेचर। What happens to the air inside the nasal cavity? आप कहेंगे कि the air which we inhale, that consists of dust and maybe microorganism. As the air enter into the nasal cavity, the mucus which is present in the wall of nasal cavity, that stick the dust particle and microorganism to it. जो इसके अंदर म्यूकस है, दैट म्यूकस स्टिक द डस्ट पार्टिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू इट एंड ऑल्सो किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लीन्स द एयर, एयर को क्या कर देता है? क्लीन कर देता है। एंड ऑल्सो द एयर इनसाइड द नेसल कैविटी वार्म्स अप टू द बॉडी टेम्परेचर और वार्म्स अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर, मीन्स एयर इज कंडीशनड। देन एयर इज सेंट टू द इंटरनल नोस्ट्रिल, जो ये अंदर का पार्ट है, ये इंटरनल नोस्ट्रिल, एंड फ्रॉम इंटरनल नोस्ट्रिल द एयर इज सेंट टू द फेरिंक्स। एयर फिर कहाँ चली जाती है? फेरिंक्स में। फेरिंक्स क्या है? फेरिंक्स इज दिस पोर्शन विच इज फनल शेप्ड एंड इट इज कॉमन पासेज फॉर एयर एंड फूड, बिकॉज बकल कैविटी भी यही मिल रही है आके और नेसल कैविटी भी यही मिल रही है आके, तो इसका मतलब इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, एयर एंड फूड के लिए कॉमन पैसेज है। एंड इनसाइड द फेरिंक्स देर आर, इट डिवाइड इनटू विंड पाइप एंड फूड पाइप, मीन्स इस pharynx is the common passage for air and food, and it divide into two parts. Esophagus means food pipe, wind pipe means larynx, open to the larynx. मतलब ये wind pipe and food pipe दोनों में ओपन होता है। The opening for the wind pipe that is known as glottis, जो विंड पाइप की ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोटिस। एंड इट इज कवर्ड विद अ मस्कुलर फ्लैप, एक मस्कुलर फ्लैप से कवर्ड होती है।
कॉल्ड एपिग्लोटिस, जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। आप समझिए फेरिंक्स क्या है, दिस इज कॉमन पासेज फॉर एयर एंड फूड, दोनों के लिए कॉमन पासेज है। एंड इट डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज फूड पाइप मींस ईसोफेगस एंड द विंड पाइप। The opening of the windpipe in pharynx, that is known as glottis. Glottis है, and it is also it may be covered with a muscular flap called epiglottis. एक muscular flap से बंद हो सकती है, because when we inhale food to so that the food do not enter into the windpipe, कि food windpipe में ना जाए, epiglottis cover it. तो epiglottis उसको windpipe को बंद कर देता है, and food goes to the ईसोफेगस। और फूड कहाँ चला जाता है, ईसोफेगस में चला जाता है, क्योंकि जैसे ही फूड को हम इनहेल करेंगे उस अंदर ईसोफेगस में आएगा। मतलब क्या होता है, फेरिंक्स में आते ही ये एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और विंड पाइप क्लोज हो जाएगी और फूड कहाँ चला जाएगा, ईसोफेगस में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये मेन फंक्शन है। इट इज, आप क्या लिखेंगे, फेरिंक्स इज द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर which is the common passage for air as well as food. It divided into two openings, या two parts. One is esophagus means food pipe and another is wind pipe. The opening of the wind pipe in pharynx, that is known as glottis. Glottis, near above the glottis there is a muscular flap called epiglottis, so that when food is inhaled, this epiglottis cover the glottis to prevent the entry of food in windpipe. Next is larynx. This pharynx opens into a swollen part of windpipe called larynx. It is also known as voice box. It consists of two membranes which vibrate and produce the sound. It also consists of a protruding bone cartilage called Adam's apple. इसमें प्रोट्रूडिंग मतलब बाहर की तरफ उभरी हुई एक कार्टिलेज भी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। मेनली मेल के अंदर ज़्यादा दिखाई देती है। लैरिंक्स इज फॉलोड बाय द ट्रैकिया, और लैरिंक्स के बाद क्या आता है, ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया इज अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर वाइड होती है डायमीटर में। एंड दिस लैरिंक्स एंड ट्रैकिया दैट इज कवर्ड विद रिंग कार्टिलेज, बिकॉज इट इज वेरी सॉफ्ट एंड रिंग कार्टिलेज इसकी वॉल्स में होती है एंड प्रिवेंट इट्स टू स्टिक कर नहीं होने देती इसको। एंड दिस ट्रैकिया पासिस थ्रू द नेक रीजन, नेक रीजन में से पास होता है, बिकॉज यहाँ पे हमारा फेरिंक्स हो गया, फेरिंक्स के नीचे ठीक नीचे ही लैरिंक्स, और दिस इज द कॉमन, दिस इन दिस पोर्शन ये नेक रीजन में से क्या है, ट्रैकिया पास करता है, एंड दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एंड देन इट रीचेस टू द थोरेसिक कैविटी, ये कैविटी इन विच द लंग्स आर प्रेजेंट, जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, दिस इज एयर टाइट कैविटी, इसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, एंड इट पासिस इनटू द थोरेसिक कैविटी। तो ये थोरेसिक कैविटी में चली जाती है। और आपको पहले बता दिया कि इन द वॉल ऑफ ट्रैकिया देयर कार्टिलेजिनस रिंग, कार्टिलेज के रिंग होते हैं, एंड प्रिवेंट इट्स क्लैस्पिंग, इसको चिपकने से, इसको क्लैस्प होने से इसको प्रिवेंट करता है। आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि why do the walls of trachea not clasp? Because in the wall of trachea there are cartilaginous rings. Next is respiratory organ. अब respiratory organ में क्या है, lungs। आप देखिए this trachea then it divide into, आगे इसको हम bronchus भी बोलते हैं, and that divide into two bronchioles which enter into each of the lung left and right, जो लेफ्ट और राइट लंग्स दोनों में एंटर करते हैं। एंड देन ब्रोंकोस जो है दैट कीप ऑन डिवाइडिंग। अभी हम लंग्स में इसको बात करेंगे। रेस्पिरेटरी लंग ऑर्गन यानी कि लंग्स।
सिंस द ट्रेकिया दैट एंटर इनटू द लंग्स में एंटर करता है, यानी कि उसको हम कहें ब्रोंकस, दैट डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स और दैट एंटर इनटू द लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी में. दिस इज एयर टाइट कैविटी. सिंस लंग्स आर द respiratory organ and in the lungs exchange of gases take place. The mode of exchange of gases in lungs, that is known as pulmonary respiration. इसको हम pulmonary respiration बोलते हैं. What is pulmonary respiration? The exchange of, या the mode of exchange of gases आपकी कही, the mode of exchange of gases through lungs is known as pulmonary respiration. ये अलग से डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे कि व्हाट इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन, कि गैसेस का लंग्स के थ्रू एक्सचेंज होना, इसको हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं. अब आप लंग्स की स्ट्रक्चर पे आ जाइए. वी नो दैट लंग्स आर प्रेजेंट इन एयर टाइट कैविटी कॉल्ड थोरेसिक कैविटी. देयर इज अ पेयर ऑफ लंग्स लेफ्ट एंड राइट. Heart is also present inside this cavity and slightly above the left lung. Left lung के थोड़ा सा ऊपर होता है. Almost heart is at the center and little bit on right lung. अब आप देखिए लंग्स में क्या होता है. उससे पहले मैं आपको और बता देता हूं कि आप what will you write? Lungs, there is a pair of lungs present in airtight cavity called thoracic cavity. This cavity is separated from abdominal cavity by a muscular plate called diaphragm. ये thoracic cavity जो है abdominal cavity से separate होती है and it is separated by muscular plate called diaphragm, जिसको हम क्या बोलते हैं? diaphragm बोलते हैं. हाँ जी. अब lungs are covered with 2 protective membrane. lungs के बाहर से 2 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं एंड दीज प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन आर नोन एज पेलुरा. इनको हम क्या बोलते हैं? पेलुरा. सॉरी, पेलुरा. 2 मेम्ब्रेन्स हैं इस लंग्स के राउंड अबाउट, दोनों लंग्स के राउंड अबाउट 2 मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनको हम टुगेदर नेम देते हैं पेलुरा. वैसे हम इनको अलग अलग भी नेम कह सकते हैं. जो इंटरनल और एक्सटर्नल है इनके अलग अलग नेम है. आउटर मेम्ब्रेन को पेरिटल पेलुरोन बोलते हैं, जो बाहर की तरफ है. इसके राउंड अबाउट 2 मेम्ब्रेन्स हैं ऐसे. डबल मेम्ब्रेन है. लिखने की जरूरत नहीं, बट आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन का मैं नेम जरूर बता देता हूं कि पेरिटल आउटर मेम्ब्रेन है. ये मतलब जो बाहर वाली है, जो बाहर की तरफ है, इसको हम पेरिटल पेलुरोन बोलते हैं. एंड जो इंटरनल है वो विसरल पेलुरोन. अंदर वाली को विसरल पेलुरोन और बाहर वाली को पेरिटल पेलुरोन बोलते हैं. और इसके बीच में एक फ्लूइड फील्ड रहता है विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बेंट, और इसको पेलुरल फ्लूइड बोलते हैं. आप देखिए
लंग्स आर वेरी सॉफ्ट, वेरी डेलिकेट, थिन, स्मॉल होते हैं, एंड दे आर कवर्ड विद 2 प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स कॉल्ड पेलुरा। आप सिंपली इतना ही कह दीजिए, बाकी और डिटेल में जाना चाहें तो दिस इंटरनल मेम्ब्रेन इज नोन एज विसरल मेम्ब्रेन, outer membrane is known as parietal membrane. Between these membrane a fluid is filled, pleural fluid, and that act as shock absorbent and protective for protection. मतलब कोई शॉक बाहर से चोट ना लगे उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो लंग्स सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल स्पंजी इलास्टिक होते हैं, एंड दीज आर पिंकिश ग्रे इन कलर। इनसाइड द लंग्स, अब आपने लिखना क्या है, व्हाट विल यू राइट, अब उस पे आ जाइए। आप सिंपली इसमें लिखेंगे लंग्स में देयर इज पेयर ऑफ लंग्स एंड लंग्स आर वेरी सॉफ्ट, स्पंजी एंड डेलिकेट. These are present in airtight cavity called thoracic cavity. Around the lungs, each of the lung there are 2 membranes called pleura. इतना ही लिखेंगे. And inside the lungs, the bronchus that keep on dividing, divide होती रहती है into finer and finer branch. आप सीधा लिख दीजिए कि bronchioles जो है that fine and fine branch में divide होती रहती है. And ultimately at the end of very fine branch there is a cup shaped structure called alveolus. उसके each मतलब जो bronchiole enter करते हैं इसमें वो branches में divide होती रहती है further and further, and ultimately that divide into very very microscopic fine branch, बहुत ही पतली branch में divide हो जाती है. And at the end of this microscopic bronchiole there is a cup shaped structure or balloon like structure that is known as alveolus, और प्लूरल में इसको alveoli भी बोल देते हैं. प्लूरल इसका क्या है, alveoli. And the structure of alveoli is like is this is coming, that is bronchiole, fine branch of bronchiole. Wall of the alveolus that consists of rich supply of blood. इसमें large amount of blood capillaries होती हैं, there is rich supply of blood in the wall of the alveoli. alveoli की wall में क्या है, rich supply of blood है for the exchange of gases, gaseous exchange के लिए. अब हम जब इसकी आगे फंक्शनिंग करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, तब आपको बताएंगे कि किस तरह से होता है एक्सचेंज. When we inhale, approximately 500 milliliter of air is inhaled in each breath. जैसे हम ये करते हैं तो approximately half liter means 500 milliliter air को हम breathe करते हैं. And this volume of the air is known as tidal volume. इसको हम क्या बोलते हैं, tidal volume बोलते हैं. And आपको पता होगा कि approximately 24 hour में हम 15,000 लीटर एयर को इनहेल करते हैं. एंड इन 1 minute अप्रोक्सीमेटली आप 15 to 18 टाइम्स आप ब्रीदिंग करते हैं. एंड पूरे दिन में 15,000 लीटर एयर को हम इनहेल कर जाते हैं. दिस इज अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब हाउ डज ब्रीदिंग टेक प्लेस, क्या मैकेनिज्म है. ब्रीदिंग बिल्कुल सिंपल से वर्ड में वो करेंगे. वी नो दैट lungs are present in airtight cavity, thoracic cavity. अब आप देखिए क्या होता है ब्रीदिंग, मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या बताएंगे आप, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम आउटर एनवायरमेंट, दैट इज नोन एज ब्रीदिंग. ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 steps. In the mechanism of breathing there are 2 steps. One is inhalation, मतलब एयर का अंदर लेना, एंड अनदर इज एक्सहेलेशन, मतलब
एयर का एग्जिट करना है। एक्सपायरेशन भी बोलते हैं इसको। इनहेलेशन या फिर इंस्पायरेशन और एक्सेलेशन और एक्सपायरेशन। फर्स्ट इनहेलेशन की बात करते हैं। और इंस्पिरेशन, व्हाट यू हैव टू राइट, आपने क्या लिखना है आप पहले समझिए। आपको पता है ये एयर टाइट कैविटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, ये जो डायफ्राम है दैट मूव डाउनवर्ड, ये डायफ्राम जो है नीचे की तरफ मूव करता है। अब जो रिब्स हैं उनके रिब्स के बीच में मसल्स हैं एंड द मसल्स एक्सपेंड और रिब्स को अपवर्ड और आउटवर्ड एक्सपेंड कर देते हैं। सबसे पहले क्या होता है, डायफ्राम नीचे की तरफ आता है, आप समझिए पहले, और जो रिब्स हैं उनके अंदर जो मसल्स हैं वो एक्सपेंड हो जाते हैं और वो मसल्स क्या करते हैं, एक्सपेंड होके रिब्स को आउटसाइड अपसाइड, दे आर रिब्स आउटसाइड एंड अपसाइड, ऐसे एक्सपेंड कर देते हैं। सो द वॉल्यूम इनसाइड थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी के अंदर वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। डायफ्राम के अंदर जो है एक फ्रेनिक मसल होते हैं, एक्चुअल में इसकी वजह से ये मूव करता है। अब आप लिखेंगे क्या, मैं आपको फिर समझा देता हूं कि पहले डायफ्राम अपवर्ड मूव करता है, रिब्स आउटवर्ड आती हैं, जिससे अंदर की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से एयर अंदर एंटर करती है। ये इनहेलेशन है। व्हाट यू हैव टू राइट, आप देखिए डायफ्राम में एक मसल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्रेनिक मसल्स, और ये मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और कंट्रैक्ट होने की वजह से डायफ्राम जो है डाउनवर्ड मूव करता है, और जिससे ये जो इसकी लेंथ है दैट कीप ऑन इंक्रीजिंग, वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो डाउनवर्ड मूव करता है। डाउनवर्ड मूव करता है तो लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब सेकंड इसी में क्या होता है, तो इसी में रिब्स होती हैं, यहाँ पे रिब्स के बीच में इंटरकोस्टल मसल होते हैं। अब ये इंटरकोस्टल मसल जो है इनमें कंट्रैक्शन होते हैं एंड दे मूव द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, और जिसकी वजह से रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करती हैं। देखिए आप क्या लिखेंगे, व्हाट यू हैव टू राइट, वी नो दैट lungs are present in airtight cavity, that is thoracic cavity, and the lower part of thoracic cavity that consists of a muscular plate called diaphragm. In diaphragm there are phrenic muscles are there. These phrenic muscles contract as a result of contraction of, मतलब आप क्या कहेंगे कि आप अगर फ्रेनिक मसल ना लिखें तो भी काम चल जाएगा, आप सीधा भी लिख सकते हैं कि आप क्या लिखेंगे, मैं नोट कर देता हूं। वी नो दैट लंग्स आर present in airtight thoracic cavity in which diaphragm separate thoracic cavity
from abdominal cavity. The phrenic muscles of diaphragm contracts due to which diaphragm move downward. And length of thoracic cavity increases. Now, intercostal muscle present between ribs contracts, as a result of which, या आपसे देखिए, which cause to move ribs upward and outward, which increase width of thoracic cavity. जिससे thoracic cavity की width इंक्रीज, लेंथ भी इंक्रीज होगी, width भी इंक्रीज होगी, ड्यू टू विच वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increases and pressure of air inside lungs decreases, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब देखिए क्या हुआ, डायफ्राम नीचे मूव किया, लेंथ इंक्रीज हो गई, मसल्स रिब्स बाहर की तरफ आ गई, विड्थ इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से इसके अंदर की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। अब आपको पता है प्रेशर डिक्रीज होगा एक जगह, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे एयर मूव करेगी, तो फिर क्या होगा, इसके आगे का मैं आगे करता हूं। आपने नोट कर लिया होगा ये, now to maintain pressure air rushes from outside to inside through pathways, through pathway। अब कौन सा पाथवे, अब ये पाथवे आप देखिए, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, मैं अलग से वो कर देता हूँ, पाथवे क्या है, आपने बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल अच्छे से वो करना है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू क्या आएगा, नेसल कैविटी, नेसल कैविटी टू इंटरनल नोस्ट्रिल
टू फेरिंग्स, फेरिंग्स टू लैरिंग्स, लैरिंग्स टू ट्रेकिया। आपने पूरा पाथ आपने बताना है, और ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई टू ब्रोंकियोल, एंड ब्रोंकियोल्स टू alveoli। लंग्स की alveoli में आ जाता है, वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो एज द एयर रीचेज टू द alveoli, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस विद इन ब्लड। ब्लड के साथ आप यहाँ पे व्हाट विल यू राइट, एज द एयर रीचेज टू द alveoli, the exchange of gases take place with blood। as air reaches to alveoli, exchange of gases take place with blood। आप क्या कहेंगे, वी नो दैट देर इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ आप इसको थोड़ा सा कर लें, वी नो दैट the air we inhale जो एयर हमने इनहेल की है हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड वेरी लिटल carbon dioxide, but inside blood the concentration of oxygen is low and concentration of कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई एज कंपेयर टू द एयर वी इनहेल्ड। जो हमने एयर इनहेल की उसमें तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड की कम है, बट जो एयर ब्लड के अंदर है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है। सो ऑक्सीजन विल diffuse from alveoli to blood and carbon dioxide diffuse out from blood। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। दिस इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वैसे मैं आपको बताऊं, जो ऑक्सीजन इनहेल हुई है 97% ऑफ दैट ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन इनहेल हुई है उसका 97% दैट इज ट्रांसपोर्टेड बाय कंबाइनिंग विद हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ट्रांसपोर्ट होती है इन फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन हमने इनहेल हुई है ब्लड के अंदर उसका 97% वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी और फिर वो ट्रांसपोर्ट होगी, और 3% जो है प्लाज्मा में डिजोल्व होकर ट्रांसपोर्ट होगी। अब इसके बाद
एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगी, ये इनहेलेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक्सहेलेशन। और एक्सपायरेशन। अब आप क्या कहेंगे, सीधा ही लिख दो, नाउ phrenic muscles relax, so diaphragm moves upward and intercostal muscles relax, which so ribs move downward and inward. एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जिसकी वजह डायफ्राम अपवर्ड मूव कर रहा है और रिब्स अंदर की तरफ, तो जिससे क्या होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity डिक्रीज हो जाएगी एंड प्रेशर इंक्रीजेस, बिकॉज एयर तो उतनी है, एक्सचेंज होने के बाद वॉल्यूम तो सेम ही रही, प्रेशर increases, so air from alveoli rushes out. पाथ वही, पाथ आपने फिर वही शो करना है, कहां से कहां, alveoli, alveoli to bronchioles, वही पाथ है जिट इज, आपने रिवर्स कर देना है, ब्रोंक्यूल्स टू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई टू ट्रेकिया, ट्रेकिया टू लैरिंक्स, लैरिंक्स टू फेरिंक्स, pharynx to internal nostril, internal nostril to nasal cavity, nasal cavity to external nostril. This is the pathway, and the air is breathed out in outer environment. आप क्या लिखेंगे, and the air is breathed out in outer environment. This is expiration. एक इंफॉर्मेशन मैं आपको जरूर देना चाहूंगा इसी से रिलेटेड, द एयर विच वी इनहेल, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दैट, एंड एयर व्हाट वी एक्सहेल आउट, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दैट. जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल्ड एयर जो होती है उसकी कंपोजिशन एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन है, जो एटमॉस्फेयर में एयर होती है. आपको बताओ उसमें क्या होगा, नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेट 78%, ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेट 21%, अप्रोक्सीमेशन है, एंड इनर्ट गैसेस हीलियम, आर्गन, मेनली आर्गन अप्रोक्सीमेटली 1%. ठीक है ना, ये इसके अंदर होता है. कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेशन है ये,
एंड हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड अप्रोक्सीमेट 0.04% एंड वाटर वेपर्स, ये होता है। बट व्हेन एक्सेल्ड आउट आती है, जो एयर बाहर निकालते हैं हम, उसकी कंपोजिशन क्या होती है? नाइट्रोजन तो इनहेल होती नहीं है, नाइट्रोजन तो एज इट इज वही अप्रोक्सीमेट 78%। देखिए आप कहेंगे ये 100 से ज़्यादा हो गया, नहीं बेटा, ये अप्रोक्सीमेशन है। ये 0.934 होता है, ये 20.946 होता है, ये 78.084 होता है, मतलब इस तरह से टोटल 100 ही बनेगा, बट ये अप्रोक्सीमेशन है। एंड दैट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 17%, इनर्ट गैस वही 1%, ठीक है ना। और वाटर वेपर सैचुरेटेड होते हैं, इसमें यहाँ पे वाटर वेपर्स लिटिल कहिए आप, बहुत थोड़े से, और 4% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड एंड सैचुरेटेड वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स की परसेंटेज भी ज़्यादा होती है। तो अप्रोक्सीमेट ये है परसेंटेज जो एक्सेल्ड एयर होती है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। आपने अभी तक पिछले आप पूरा काम कर लिया होगा, नहीं किया तो बेटा प्लीज़ जल्दी से कीजिए और पेन कॉपी उठा के पूरे को नोट कर दीजिए, एक एक चीज़ को। बहुत कम काम है आपको मिल रहा है अभी, और थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम इसको। एंड घर पे रहें, स्वस्थ रहें, और लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।